चलिए आज हम लोग अवतल दर्पण के द्वारा विभिन्न स्थितियों पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब को बनाएंगे। हम लोग अवतल दर्पण के बारे में पढ़ लिए हैं, जो गोलीय दर्पण का प्रकार है उसके बारे में हम लोग पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनाया जाता है उससे रिलेटेड आपका 4 नियम भी होता है, ठीक है। उस 4 नियम के बारे में भी हम लोग पहले वाले क्लास में पढ़ लिए। हम लोगों को आज यहाँ पे पढ़ना है कि जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने हम जैसे कोई भी मिरर होता है, जैसे समतल दर्पण प्लेन मिरर पड़े ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर भी खड़ा हो जाते हैं, हम लोगों का इमेज क्या होता है, जैसा का तैसा फोटो कॉपी बन जाता है, ठीक है। लेकिन वही केवल बढ़ता क्या चीज है, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी हमेशा घटता और बढ़ता रहता है। हम लोग जब क्या होते हैं, समतल दर्पण के सामने नजदीक में होते हैं तो हम लोगों का प्रतिबिंब समतल दर्पण के जस्ट अंदर में नजदीक में बनता है, लेकिन जब दूर चले जाते हैं तो क्या होता है, दूर में बनता है। ये आपका प्लेन मिरर में होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग कहाँ चले आते हैं, अवतल दर्पण यानी कि गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में आपका उत्तल दर्पण बोले या अवतल दर्पण, दोनों में ही एक कंडीशन घटित हो जाता है। तो अवतल दर्पण में क्या देखा गया है कि जब वस्तु को उसके सामने भिन्न भिन्न जगहों पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब का जो है प्रकृति, आकार और स्थिति जो है बदलते रहता है, ऐसा घटना देखा गया है। उन्हीं के आधार पे हम लोग आज यहाँ पे वस्तु को रखेंगे और उसका इमेज भी बनाएंगे कि उसका इमेज कहाँ बनता है। इसके लिए 4-5 कंडीशन आता है, 4-5 जगह पे वस्तु को रखा जाता है। तो हम लोग एक एक करके यहाँ पे रखे हैं और उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। पहला कंडीशन में बोला जाता है, और इस 1 नंबर का सवाल इससे रिलेटेड हमेशा पूछा जाता है आपका बिहार बोर्ड में, ठीक है। और 2021 का बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए एकदम ले लीजिए कि आना ही आना है, इसमें से एक सवाल आता ही रहता है। तो देखिए लिखा गया है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कनकेव मिरर। तो अब कैसे बनेगा इमेज, तो बताया गया है कि जब वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण के, जब वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण के कहां होगा वो, तो पहला नंबर, जब वस्तु को हम लोग अवतल दर्पण के पोल यानी कि ध्रुव तथा एफ यानी कि फोकस के बीच में रखते हैं। हम लोग अवतल दर्पण के बारे में पढ़े हुए हैं, ध्रुव के बारे में जानते हैं। ध्रुव कहाँ होता है, तो अवतल दर्पण के मध्य में, और फोकस कहाँ होता है, उसके सामने एक बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु होता है। जब वस्तु को हम लोग P और F के बीच में देख के रखे हैं, ये A और B जो है आपका वस्तु है, A B कोई भी वस्तु हो सकता है, यहाँ पे आप भी खड़ा हो सकते हैं। अगर ये अवतल दर्पण मिरर है तो उसके सामने अगर आप भी खड़ा हो जाइएगा तो उसका इमेज जो है कहाँ बनेगा, उसी के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। जो प्रश्न होता है, प्रश्न किस स्टाइल से 1 नंबर में पूछा जाता है वो सुनिएगा। प्रश्न इसी टाइप का होगा, जब वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसका यानी कि 4 ऑप्शन नीचे में आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इसी टाइप का प्रश्न पूछता जो हम लोग अभी बोले हुए, ठीक। तो यहाँ पे देखा गया कि जब वस्तु को P और F के बीच में रखते हैं इसका इमेज कैसे बनता है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। हम लोग नियम में पढ़े थे कि कोई भी वस्तु का इमेज प्राप्त करने के लिए 2 प्रकाश का किरण लेंगे। एक प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे। यहाँ देखिए इस बिंदु से, ये बिंदु से 2 प्रकाश का किरण लिया गया है। एक प्रकाश का किरण जो है आपका मुख्य अक्ष के समांतर, ये ले लीजिए A और C लिया गया, A से C की ओर, A से C की ओर जैसे ही लिया गया है तो हुआ क्या, हम लोग नियम पढ़े थे कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से चली जाती है। तो ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर ये AC आया, दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से चला जाएगा, फोकस से होता हुआ चला जाएगा। हम लोग ये पहला रूल में पढ़े हुए थे, ठीक है। तो ये आपका फोकस से चला गया। दूसरा किरण हम लोग उसी बिंदु से लेते हैं, वस्तु से A से, किस डायरेक्शन में लेते हैं, तो वक्रता केंद्र की दिशा में,
वक्रता केंद्र देखेंगे। ये सी आपका क्या है, वक्रता केंद्र। देखिए ये जो प्रकाश का किरण आपका है ए डी, ए यहां डी, तो ए से डी की ओर जो आया है ये देखिए आपका वक्रता केंद्र की दिशा में गया है। तो परावर्तन के बाद क्या हुआ है, वो उसी डायरेक्शन में लौट गया है वापस। तो इस तरीके से हम लोग सदैव दो प्रकाश का किरण लेते हैं, और जब हम लोग इसका है ना डायग्राम खींचे तो हमको देखने को क्या मिला कि ये जो है आपका सी, और यहाँ पे आप इसको सी नहीं लिखिए क्योंकि एक सी आपका यहाँ दिया हुआ, आप इसको ई ले लीजिए, अच्छा रहेगा। ई से मान लीजिए कि ये एफ डायरेक्शन में गया, ये डी से जी डायरेक्शन में गया, ठीक। तो ये डी जी और ई एफ जो है देखिए क्या हो रहा है, आहिस्ते आहिस्ते फैलता जा रहा है ना, ये फैलता, इस तरीके का डायग्राम बना रहा है, यानी फैलता जा रहा है। तो ये लगता है आपको कहीं पर मिलेगा, ये चूंकि फैलता जा रहा है, तो ये दोनों किरणें जो है आगे में कहीं पर भी मिलेगा नहीं आपका। तो इसका इमेज बनाने के लिए हमको सदैव दो किरणों को आपस में मिलाना होता है या मिलता हुआ प्रतीत कराना होता है। तो हम लोग क्या देखें, आगे में तो मिलने वाला है नहीं, तो क्या किए हम लोग, इसके पीछे में डॉट 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 लाइन खींच दिए। तो खींचने के बाद क्या पता चला कि ये दोनों लाइन, ये जो है आपका ई ए डैश और डी ए डैश एक बिंदु ई ए डैश पर मिलने लगा। जैसे ही ए डैश पर मिला, ये जो बिंदु है ये वस्तु ए का, इस बिंदु का प्रतिबिंब बन गया। ये बिंदु वस्तु ए बिंदु का प्रतिबिंब बन गया ए डैश। अब हम लोग क्या करते, पूरे वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए इस मुख्य अक्ष पर एक लंबवत रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ही ये रेखा ड्रॉ करते हैं तो हम लोगों को वस्तु ए बी का प्रतिबिंब क्या हो जाता, प्राप्त हो जाता है ए डैश बी डैश। ये जो है आपका प्रतिबिंब है, आपका ये प्रतिबिंब है किसका, तो वस्तु ए बी का। और वस्तु को जो हम लोग अवतल दर्पण के सामने रखेंगे, कहाँ रखेंगे, सामने। और वस्तु जो होता है मुख्य अक्ष के सदैव ऊपर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, ऊपर। ऐसा नहीं कि हम लोग वस्तु को नीचे करके रखेंगे, ऐसा नहीं, उल्टा खड़ा होकर थोड़ी रहता है कोई वस्तु, जब भी रहता है तो मुख्य अक्ष के ऊपर रहता है। तो देख लीजिए, जब वस्तु को P और F के बीच में रखा गया, उसका प्रतिबिंब देखिए क्या हुआ। हम लोगों को दिख रहा है कि प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा है। ये दर्पण है, दर्पण के पीछे में बना हुआ है ना। तो जैसे ही हम लोग ये चीज बोल देंगे, और इस प्रकार का बोला जाता है कि किरण डायग्राम भी खींचे, 2 नंबर के सवाल में आ जाता है। इधर नहीं आता है क्योंकि इधर का सिलेबस चेंज हुआ है 2018-19 से, तो लेकिन पहले पूछा जाता था, अब भी, लेकिन इससे रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चन आते रहता है। तो जब हम लोग वस्तु को ध्रुव तथा एफ के बीच रखते हैं, उसका प्रतिबिंब स्थिति कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या होता है, उसी चीज को यहाँ पे लिखा है। और ये चीज आपको सदैव याद रहना चाहिए कि वस्तु को हम लोग, वस्तु स्थिति कहाँ है, तो P और F के बीच में। तो प्रतिबिंब स्थिति कहाँ बना है, तो दर्पण के पीछे। यही कंडीशन, वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, आकार यानी कि साइज, तो देख लीजिए ये भी इतना बड़ा दिख रहा है, तो उसका इमेज इतना बड़ा दिख रहा है, यानी कि बड़ा दिख रहा है, तो लिख दिया गया है। प्रतिबिंब का जो आकार है वो बड़ा है, बड़ा को ही हम लोग विवर्धित बोलते हैं या आवर्धित बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा है, प्रकृति, प्रकृति मतलब नेचर, यानी कि इमेज का नेचर, द नेचर ऑफ इमेज। तो इमेज आपको देखने से क्या मिलेगा, वस्तु को हम लोग सीधा रखे हैं तो उसका इमेज भी देखिए सीधा बना हुआ है ना। ये जिस डायरेक्शन में रखा हुआ है, इमेज भी उसी डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो सीधा इमेज बना है। और हम लोग पढ़े हुए हैं कि सीधा इमेज किसका बनता है, आभासी प्रतिबिंब का बनता है। तो और यहाँ पर दिख भी रहा है क्या, अवतल दर्पण के सामने अंदर में कोई घुसेगा क्या, पीछे में नहीं,
आदमी जाएगा अंदर में घुसने के लिए नहीं ना। वस्तु को रखेंगे तो उसका इमेज जो पीछे में बन रहा है इसका क्या मतलब है कि आभासी बन रहा है। तो यहाँ पे ये आपका प्रकृति बताया गया है कि प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो कैसा है, आभासी है। और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, ये याद रखना। जब भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा ये सीधा बनेगा। अब ये जो स्थिति है, इस स्थिति का प्रयोग कहाँ होता है, हम लोग इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ के क्या हो जाएगा, तो पढ़ करके बहुत कुछ होगा। बड़ा बड़ा डॉक्टर जो है इसी चीज का इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब जैसे देखिए लिखा गया है मुंडी में कि वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम लोग कोई वस्तु लिए, मान लिए छोटा सा कोई किताब ले लिए, ठीक, उसमें बहुत ही छोटा 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 लिखा हुआ है, उसको आंख से हम लोग देख के पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो अब वस्तु यानी कि उस पढ़ाई को बड़ा करके देखना है तो कैसे देखेंगे, तो वस्तु को जो हमको कहाँ रखना होगा, P और F के बीच जब रखेंगे तो जो जितना भी लिखावट होगा पेपर पे वो टोटल का टोटल बड़ा बड़ा दिखाई देने लगेगा और उसको हम लोग इजी वे में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो चश्मा लगाया जाता है वो लेंस का लगाया जाता है। लेंस में भी क्या होता है, जो चश्मा पहनते हैं तो बूढ़ा लोग जो हो जाता है तो उसका आंख में डिजीज उत्पन्न हो जाता है, यानी कि छोटा अक्षर को पढ़ नहीं सकता है, इसीलिए वो चश्मा लगा लेता है तब पढ़ता है। तो चश्मा लगाने से होता क्या चीज है, जो छोटा 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 इमेज है ना उसे बहुत बड़ा करके दिखता है और बूढ़ा व्यक्ति जो होता है वो बड़े ही इजी वे में तब उसको पढ़ पाता है। तो वहां पे लेंस का प्रयोग होता है, आंख का जो डिजीज उत्पन्न होता है उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। तो देखने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण के सामने सदैव P तथा F के बीच रखा जाता है। अब जैसे यहाँ पे बताया गया ये कंडीशन किस किस चीज में यूज होता है, तो हजामती दर्पण में और दंत चिकित्सक में। तो हजामती दर्पण किसको कहते हैं, हजामत बनाने के लिए यानी कि दाढ़ी छीलने के लिए किया जाता है। हजामत दर्पण उसी को ही बोला जाता है, यानी कि दर्पण में हजामत दर्पण इसलिए किया जाता है कि जब हम लोग वस्तु को यानी कि चेहरा को P और F के बीच में रखेंगे, चेहरा क्या होगा, बड़ा करके दिखेगा। बड़ा करके दिखेगा तो रेजर से हम लोग क्या करेंगे, बड़े इजी वे में दाढ़ी छील लेंगे, कट कुट नहीं होगा। अब छोटा छोटा दिखेगा, छील छाल लिए तो पता चला कट कुट गया और दाढ़ी काट को छूट गया तो भी दिख नहीं रहा है ना। तो इसीलिए वहां पे वस्तु को हजामती दर्पण में P और F के बीच में रखा जाता ताकि चेहरा बड़ा दिखेगा, कहीं पे काट तो बाल छूट भी गया है वो भी दिखेगा तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, काट लेंगे, ठीक है। उसके बाद दंत चिकित्सक में, दंत चिकित्सक में होता क्या चीज है, डॉक्टर के पास जाइएगा तो दिखाइएगा अपना दांत, तो आंख से दांत देखेगा, वो कैसे देखेगा, दांत में क्या प्रॉब्लम है कैसे एग्जामिन कर पाएगा। कान को दिखाइएगा तो कान के अंदर वो कैसे देखेगा, समझ में नहीं आएगा। तो दांत कान को देखने के लिए भी डॉक्टर जो है इसी कंडीशन यानी अवतल दर्पण का उपयोग करता है, लेकिन इसी कंडीशन का उपयोग करता क्या चीज है, वो अवतल दर्पण ले लेता है और लगाता है, वो ऐसे टॉर्च जलाता है, ऐसे आग करवा के मुंह खुलवाता है ना, तो अवतल दर्पण की सहायता से जो दांत का जगह पे लगा करके वो बड़ा इमेज करके देखता है। तो इमेज वहां पे जैसे ही ऐसे लगाता है तो उसका इमेज जो है बहुत बड़ा करके दिख जाता है। तो बड़ा करके जो दिख जाता है तो वो डॉक्टर जो है ना बड़ा इजी वे में पहचान लेता है कि वहां पे कौन सा बीमारी हो गया, पिल्लू हो गया है या कुछ जो भी बीमारी होता है उसको पहचान लेता है। ठीक उसी प्रकार से कान में भी उसी प्रकार का बड़ा करके लगाता होगा अवतल दर्पण, जिससे कि इमेज क्या होता है, बहुत ही बड़ा हो जाता है और उसको बड़े ही आराम से डॉक्टर पहचान लेता है, तब इलाज कर देता है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पे जो दंत चिकित्सक में डॉक्टर जो कर रहा है, यहाँ पे जैसे डॉक्टर केसी सिन्हा है, एक व्यक्ति को लग गया क्या दांत में कीड़ा, तो सोचा कि हम लोग डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो इलाज हो जाएगा हम लोगों का। इलाज करने के लिए चले गया डॉक्टर केसी सिन्हा के पास। अब डॉक्टर केसी सिन्हा तो नाम तो उसके आगे भी लगा हुआ डॉक्टर केसी सिन्हा, तो सोचा कि वो भी डॉक्टर ही होगा, वही दांत का इलाज करता होगा। तो चले गया, वो बेचारा प्रॉब्लम बता रहा है दांत का, केसी सिन्हा समझ नहीं पा रहा है। तो डॉक्टर केसी सिन्हा डॉक्टर है क्या चीज का, मैथमेटिशियन है, उस तरीके से मैथ का डॉक्टर है। उसके पास मैथ का सवाल जाएगा तब लोग मैथ का सवाल को चीर-फाड़ करेगा। वो चले गया दांत का समस्या लेके कि मेरा दांत खराब हो गया, तो दांत का इलाज करेगा, वो नहीं करेगा। तो डॉक्टर जो है ऐसा नहीं समझना है कि जो डॉक्टर वर्ड हम बोल रहे हैं वो हमेशा वो डॉक्टर चिकित्सा वाला ही डॉक्टर होता है। डॉक्टर केसी सिन्हा जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो क्या लगता है
वो टेढ़ा ठीक करता था आदमी का। हाँ, ऐसा था क्या? वो डॉक्टर मतलब मेडिकल वाला डॉक्टर नहीं था, वो डॉक्टर एक उपाधि का नाम है। जब आप किसी भी सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट बन जाते हैं तो उस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लगने के कारण ही उस व्यक्ति के नाम के आगे डॉक्टर वर्ड लग जाता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि वो जो है उस व्यक्ति उस सब्जेक्ट का बहुत ही बड़ा स्पेशलिस्ट है। जैसे डॉक्टर किसी सिन्हा मैथ का है ना राइटर है ना, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में बहुत ही प्रोफेसर, पटना यूनिवर्सिटी है बिहार का, वहाँ का प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। तो डॉक्टर से हम लोग केवल कान और नाक इलाज करने वाला डॉक्टर से ना समझें। तो इस तरीके से हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग भी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा कंडीशन क्या दिया है, जब वस्तु को हम लोग फोकस पर, कहां पर? फोकस पर केवल रखते हैं, उसका इमेज कहां बनेगा? तो यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ये आपका P हो गया, ये F हो गया, ये C यानी कि वक्रता केंद्र हो गया। तो यहाँ पर देखिए वस्तु को जो है फोकस पर ही रखा गया डायरेक्ट। ए बी आपका वस्तु है, ए बी वस्तु को कहाँ रखा गया? फोकस पे। इसका इमेज बनाने के लिए हम लोग वही काम करेंगे, दो प्रकाश का किरण लेंगे। एक क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे। ये देखिए ए और डी, ये प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष के समांतर है। दर्पण से परावर्तन के बाद ये कहां से? फोकस से होकर के चले जाएगा, किस डायरेक्शन में? तो डी ई डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद दूसरा किरण हम लोग किस डायरेक्शन में लेते हैं? तो वक्रता केंद्र की दिशा में। देखिए ए एफ जो है वक्रता केंद्र की दिशा में है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा? उसी डायरेक्शन में वापस चले आएगा। ठीक है, तो ये प्रकाश का किरण देखिए आपका एफ जी डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब यहां पर गौर से देखिए, ये दोनों प्रकाश का जो किरण है एफ जी और डी ई, ये दोनों प्रकाश की किरण एक दूसरे के क्या हो गया? समांतर हो गया। और ये जो चलते चलते अनंत पे जाके मिलेगा। कहां पर मिलेगा? अनंत पर लग रहा, हाँ मिलेगा अनंत पे जाकर के, अनंत पर मिलेगा तभी उसका इमेज बनेगा। इसीलिए बोला गया है कि प्रतिबिंब का जो स्थिति है वो अनंत पे बनेगा। यानी कि जैसे हम लोग सूर्य का प्रकाश बोलते हैं ना कि समांतर किरण पुंज, यानी कि समांतर से चलते आती है, तो उसका जो इमेज बनता है ना कहाँ पे? फोकस पे बनता है ना। उसी प्रकार से ये जो अनंत पे जाकर के मिलेगा तो इस वस्तु का इमेज जो है अनंत पे ही बनेगा। तो यहाँ से हम लोगों को याद क्या रखना है कि जब वस्तु को हम लोग किसी अवतल दर्पण के फोकस पे रखते हैं तो उसका इमेज जो यानी कि प्रतिबिंब जो होता है वो कहाँ बनता है? अनंत पे जाके बनता है। अनंत बहुत दूर, जैसे सूर्य कहाँ है? अनंत पे है, वहां पे जाके बनेगा। ठीक है, तो अनंत पे इसी तरीके से बनता है। इस तरीके से हम लोग इमेज बनाते हैं, फिगर बना लेते हैं। और इसमें हम लोगों को याद क्या रखना है? ये चीज, जब वस्तु, प्रश्न में इसी तरीके से पूछा जाता है, जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर या मुख्य फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, या प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है, वह सीधा होता है या उल्टा होता है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो वस्तु स्थिति फोकस पर, प्रतिबिंब स्थिति कहां पर? अनंत पे, सूर्य के पास। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार कितना, कैसा होगा? तो ये देखिए वस्तु कितना छोटा, तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? बहुत ही बड़ा होगा, अत्यधिक बड़ा, लार्ज। ठीक है, जैसे सूरज क्या दिखता तो छोटा है लेकिन वो क्या है? बहुत ही बड़ा है ना, उसी टाइप का प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में बहुत ही बड़ा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा? तो प्रतिबिंब की प्रकृति देखिए, यहाँ पे जो इमेज जो बनेगा वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक, यानी कि सामने बनना। देखिए परावर्तन हुआ होने के बाद इधर जो अनंत पे जाके बनेगा, कहीं मिलेगा ना, प्रकाश की किरण क्या हो रहा? मिल रहा, मिलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या हो रहा? मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है ना। और यहाँ पे सामने में जाके मिलेगा, तो प्रकाश की किरण मिलेगा तो मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बना। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। देख लीजिए, मुख्य अक्ष के ऊपर जब भी प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा प्रतिबिंब कहलाता है। अब मुख्य अक्ष के नीचे अगर जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो वो क्या कहलाएगा? उल्टा कहलाएगा। देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर हम लोग वस्तु रखे हैं ना, तो मुख्य अक्ष के ऊपर ही प्रतिबिंब बना, ये सीधा बना जाएगा। और मुख्य अक्ष ये देखिए कहीं पर भी जाके मिलेगा तो नीचे ही ना, मुख्य अक्ष क्या होगा? नीचे ही, मान लीजिए यहाँ मिल गया
तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के नीचे है। जब भी मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बनेगा तो हम लोग कहेंगे कि वो उल्टा है। और उल्टा प्रतिबिंब कौन होता है, तो वास्तविक ही होता है। वो हर एक कंडीशन में, चाहे हम लोग लेंस में देखेंगे या उत्तल दर्पण में देखेंगे, यही कंडीशन होता है। तो इस चीज का, इस स्थिति का प्रयोग कहाँ करते हैं हम अपने दैनिक जीवन में। तो इस स्थिति से होता क्या चीज है, जब भी हम वस्तु को, या जैसे बल्ब को, कोई भी बल्ब ले लिए, बल्ब को हम लोग क्या कर देंगे, अवतल दर्पण के फोकस पे रख देंगे। कहां पर, फोकस पे, एफ पर। तो क्या होगा, उससे जो है ना अत्यधिक तेज मात्रा में किरण निकलेगा और वो किरण बहुत ही दूर तक जाएगा, अनंत दूरी तक जाएगा। तो वही लिखा गया, तेज किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए वस्तु को सदैव अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है। जैसे टॉर्च देखे हैं, टॉर्च में एक अंदर में एक छोटा सा बल्ब लगा होता है, बल्ब के सामने में अवतल दर्पण लगा होता है। वो जो देखिएगा हल्का सा वक्र टाइप का होगा, वो अवतल दर्पण का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण जो होता है टॉर्च में, तो वहां पे जो बल्ब होता है, बल्ब के फोकस यानी कि अवतल दर्पण के फोकस पे रखा जाता है। अब फोकस पे जैसे ही रखा जाता है, इसीलिए देखिएगा टॉर्च जलाइएगा, देखिएगा लंबा दूरी तक चलेगी यहाँ प्रकाश का किरण, दूर तक जाता है कि नहीं जाता, आसमान तक दिखा दिया, जैसे लगता है आसमान तक जा रहा है ना। तो तेज किरण का प्रकाश फैलता नहीं, वो एकदम सीधे चले जाता, समांतर, इसी टाइप का समांतर, एकदम टोटल का टोटल। यहाँ पे तो हम लोग दो ही किरण दिखा रहे हैं ना, तो वहां पे कि जितना भी बल्ब से प्रकाश का किरण निकला, जैसे इससे बल्ब ये भी है, तो इससे निकला तो देखिएगा पूरा का पूरा रूम में आपका इंजुला हो जाता, पूरा उजाला हो जाता। लेकिन आप यही बल्ब को क्या कीजिए, इसके सामने अवतल दर्पण लगा दीजिए, ठीक है। अवतल दर्पण क्या करेगा, टोटल प्रकाश की किरण को एक सीधे रेखा में ट्रांसफर कर देगा आपको, डायरेक्ट इस डायरेक्शन में। इस चीज का इस्तेमाल आपका टॉर्च में किया जाता है। उसी प्रकार से कार जो होता है, जितने प्रकार का जो गाड़ी होता है, उसका अगला वाला भाग होता है ना, जिससे कि आगे देखते हैं, उसी को बोला जाता है अग्रलाइट। अग्रलाइट में भी क्या किया जाता है, आगे में अवतल दर्पण लगा दिया जाता है, और लगाने के बाद आपका क्या होता है, वो बहुत दूरी तक प्रकाश का किरण देके जाता है। उसी प्रकार से सर्च लाइट में, सर्च लाइट क्या है, यहाँ पे जैसे जो मजदूर होता है, जो कारखाना में काम करने जाता है, यहाँ पे लगा लेता है और ऐसे करके देखते रहता है, सर्च करते रहता है ना। तो सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग दोनों टाइप के कंडीशन को भी पढ़े और उसके प्रयोग के भी बारे में एक तरीके से जान लिए कि वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। चलिए अब हम लोग तीसरा और चौथा कंडीशन देखते हैं कि जब वस्तु को हम लोग कहां पर रखेंगे, F तथा C के बीच में। F यानी कि फोकस तथा C यानी कि वक्रता केंद्र। ये देख लीजिए, F और C के बीच में जब हम लोग क्या कर रहे हैं, वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रख रहे हैं, तो क्या होता है। तो यहाँ पे देखा गया है कि F और C के बीच में AB वस्तु रखे हैं। AB वस्तु को जैसे ही रखा गया तो यहाँ से दो प्रकाश का किरण दिया गया है। इसमें देखिए हम लोग पहला प्रकाश का किरण यहाँ A से हम लोग D की ओर आता हुआ लिए हैं, और ये परावर्तन के बाद ये जो है D से A डैश की ओर चले गया, ठीक है। ये तीर दिखा रहा, आप लोग एरो नहीं दिए, एरो दे दीजिए आप लोग भी इस तरीके से। तो A से D की ओर आया, परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर था, परावर्तन के बाद फोकस से होकर के चला गया। दूसरा प्रकाश का किरण हम लोग क्या किए हैं, वक्रता केंद्र की दिशा में ले लिए, ये देखिए, और परावर्तन के बाद वो फिर उसी डायरेक्शन में लौट गया। ये दोनों प्रकाश की किरणें देखिए कहीं ना कहीं जाकर के आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे एक जगह पे जाके मिल गया है ना। तो जिस जगह पर भी दो प्रकाश का किरण मिलता है तो वो आपका क्या होता है, वहीं पे प्रतिबिंब आपका बनता है। तो यहाँ पे मिला तो ये आपका ए बिंदु का प्रतिबिंब बन गया, ए डैश। तो हम लोग क्या किए, पूरा एक लाइन खींच लिए, है ना, डायरेक्टली लंबवत मुख्य अक्ष से जैसे ही खींचे तो आपका क्या हो गया, ए डैश और बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो गया, जो ए बी वस्तु का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, वस्तु क्या है, छोटा है, उसका प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है। यहाँ पे वस्तु सीधा है, उसका प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है ना, नीचे की ओर मुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे उसी चीज को लिखा गया। जब वस्तु को, प्रश्न इसी प्रकार का पूछा जाता, अगर एक नंबर में आप देखिएगा 2017-18 का प्रश्न उठा करके तो आपको मिलेगा
कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो उसका प्रतिबिंब C और अनंत के बीच में, C हो गया और अनंत हो गया इधर, C और अनंत के बीच में बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसका प्रकृति कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। उसी चीज को लिखा गया, वस्तु स्थिति फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, प्रतिबिंब स्थिति कहाँ है? C तथा अनंत के बीच में, C तथा अनंत के बीच में। प्रतिबिंब का आकार कैसा है? बड़ा है, विवर्धित है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा है? तो वास्तविक है और उल्टा है। यहाँ पे मुंडी क्या ऊपर है, यहाँ पे नीचे है ना। चलिए इस तरीके से चौथा के पास हम लोग चलते। चौथा स्थिति यह है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण जो है और अवतल दर्पण का एक वक्रता केंद्र होता है। उस केंद्र पे हम लोग क्या करते हैं, जब वस्तु को रख देते हैं। तो ये देखिए, ये F है, ये P है और ये C है। C यानी कि वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र पे हम लोग AB वस्तु को क्या किए हुए हैं, रखे हुए हैं। तो AB वस्तु से दो प्रकाश का किरण लिया गया है। एक प्रकाश का किरण क्या किया गया है, मुख्य अक्ष के समांतर लिया गया है A से D। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश का किरण होता है वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर के चला जाता है। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में आया हुआ देख लीजिए, D से A डैश की ओर। इसमें क्या किया गया, दूसरा प्रकाश का किरण जो है वो वक्रता केंद्र की दिशा में नहीं लेकर के क्या किया गया है ना, फोकस की दिशा में लिया गया। किसके दिशा में? फोकस की दिशा में। ये देखिए, फोकस की दिशा में जैसे ही हम लोग लेते हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाएगा और ये दोनों प्रकाश का किरण इस बिंदु A डैश पे मिल रहा था। इस बिंदु A डैश को हम लोग कहेंगे A बिंदु का प्रतिबिंब है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के लंबवत एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कहां से? तो A डैश से मुख्य अक्ष पर। तो आपका AB वस्तु का A डैश B डैश है ना, ये प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला कि वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पे रखते हैं अवतल दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पे ही बनता है आपका। ठीक है, उसके बाद क्या देखने को मिला, जितना बड़ा प्रतिबिंब है उतना बड़ा वस्तु है, दोनों सेम है। यानी कि अगर 5 मीटर का वस्तु होगा तो प्रतिबिंब कितना होगा, 5 मीटर का। लेकिन इस केस में क्या होता, अगर 2 मीटर का वस्तु है तो प्रतिबिंब 4 मीटर का है या 5 मीटर का, ज्यादा बड़ा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा, बराबर बन रहा। यानी कि वस्तु को हम लोग अगर 10 मीटर की दूरी पे रखेंगे तो प्रतिबिंब भी कितना दूरी पे बनेगा, 10 मीटर की दूरी पे। अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को जैसे मान लीजिए कि ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, वक्रता केंद्र तक मान लीजिए कि 10 मीटर है, तो हम लोग वस्तु को कहाँ रख दिए, 8 मीटर पे, है ना। P से 8 मीटर पे, तो उसका प्रतिबिंब देखिए 20 मीटर पे बना हुआ लगभग, है ना। इस तरीके से हम लोग ज्ञात करने भी सीखेंगे। तो यहाँ पे वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पे रखे हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे बना है। वस्तु यानी कि प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो वस्तु के आकार का है, यानी जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा है, तो वास्तविक है ना, क्योंकि सामने बना। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होता, उल्टा होता। वस्तु के आकार यानी कि वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण के सदैव कहां पे रखा जाता है, वक्रता केंद्र पे रखा जाता है। इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, 4 स्थिति का, है ना, 4 स्थिति पे अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखे, उसका प्रतिबिंब हम लोग प्राप्त कर लिए। और 2 प्रकार का है आपका, एक वक्रता केंद्र के बाहर और एक होता अनंत पर। तो जब हम लोग वक्रता केंद्र के बाहर किसी भी वस्तु को रखेंगे, जैसे यहाँ पे रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, C और F के बीच में बनेगा। और जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को अनंत पे रखेंगे, उस समय उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, डायरेक्ट फोकस, जस्ट एक दूसरे के उल्टा हो जाता है। जब वस्तु को F पर रखते हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, उसी प्रकार जब अनंत पे वस्तु होगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। और जब C और F के बीच रखते हैं वस्तु को, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, C के बाहर बनता है ना, C और अनंत के बीच में। तो जब वस्तु को C और अनंत के बीच में रखेंगे तो उसका भी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपका
है ना, सी और एफ के बीच में बनेगा। और जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे ही बनता है। इस तरीके से हम लोग 6 कंडीशन को भी देख लिए। 2 बचा है, वो अगला क्लास में हम लोग क्या करेंगे देख लेंगे, ठीक है।